हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम करने जा रहे हैं हमारे बैंकिंग अवेयरनेस का, जो कि मेंस और इंटरव्यू के लिए है, उसका पार्ट नंबर 4। तो आज के पार्ट में हम करने वाले हैं BSBDA अकाउंट और टाइप्स ऑफ बैंक्स। शुरू करते हैं BSBDA अकाउंट से। BSBDA की पहले तो आपको फुल फॉर्म आनी चाहिए, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट इसका फुल फॉर्म है। ये वो वाला डिपॉजिट होते हैं, वो वाले अकाउंट होते हैं जो ज़ीरो बैलेंस पर या फिर काफ़ी कम बैलेंस पर आप खोल सकते हैं। इनको लाने की ज़रूरत कब पता चली? जब बैंक ने मिनिमम बैलेंस रखा अपने अकाउंट में। जैसे लोगों को होता है ना कि मिनिमम बैलेंस, जैसे हमारे ग्रामीण बैंक का है, जैसे आपको 700 रुपये मिनिमम रखने ही रखने हैं अपने अकाउंट में, तो वैसा ही हर बैंक में होता है कि कुछ मिनिमम बैलेंस आपको अपने अकाउंट में मेंटेन करना ही करना होता है। उससे लेस चले गया अगर आपका बैलेंस, तो आपके चार्जेस काट लेता है बैंक। तो वही चीज़ आ गई कि जो गरीब बंदा है वो 700 रुपया या फिर उससे भी ऊपर के जो चार्जेस होते हैं कैसे मेंटेन करेगा अपने बैंक के अकाउंट में। अगर वो मेंटेन नहीं कर पाएगा तो उसने जो कमाया हुआ है वो भी बैंक काट लेगा। तो गवर्नमेंट ने कहा कि जो काफ़ी ज़्यादा गरीब बंदा है, अब बैंक ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ अमीरों के लिए बना है। बैंक क्यों बना है? फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। जब भी बैंक की डेफिनेशन आएगी आपको ये वर्ड ज़रूर बोलना है, फाइनेंशियल इंक्लूजन। इसका मतलब क्या है कि पैसे का लेन देन, पैसे को जब मार्केट में फ्लो किया जाता है तो वो हर बंदे तक, गरीब से गरीब बंदे तक पहुंचे। इसे हम कहते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन, जो कि बैंक का मेन टारगेट होता है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन जो था वो गरीब बंदों तक नहीं जा पा रहा था। क्यों? क्योंकि वो मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। तो उस चीज़ को टैकल करने के लिए बैंक ने कहा कि हम कुछ ऐसा अकाउंट लाएंगे जो गरीब बंदों को यूटिलाइज कर सके, जो गरीब बंदे हैं उसका यूज़ कर सके, उनको मिनिमम चार्जेस ना देने पड़े। तो उन्होंने BSBDA यानी कि बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट लाए, जो कि ज़ीरो बैलेंस पर खुल जाते हैं। अब एक चक्कर ये आ गया कि जब ज़ीरो बैलेंस पर अकाउंट खुल रहा है तो जो अमीर लोग हैं वो भी ज़ीरो बैलेंस पर ही खोल लें। उनको क्या ज़रूरत है भाई 700 रुपये मेंटेन करने की, या 1000 1500 रुपये अपने खाते में मेंटेन करने की। तो RBI ने क्या कहा कि ऐसा करते हैं, हम इसमें सिर्फ 4 ही विड्रॉल्स की परमिशन देते हैं। जो गरीब बंदा है उसको क्या ज़रूरत है बार बार पैसा निकालने की? ठीक है, वो थोड़ा सा पैसा जमा कराएगा, अगर उसको ज़रूरत पड़ेगी थोड़ा सा पैसा निकाल लेगा। ज़्यादा पैसों की ज़रूरत किसको पड़ती है? जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है, यानी कि अमीर बंदे। तो अमीर बंदों ने कहा कि भाई अगर ऐसी रिस्ट्रिक्शन होगी कि एक महीने में 4 ही बार पैसा निकाल सकते हैं, तो हम तो भाई इसमें अपना पैसा नहीं डालेंगे, हम नॉर्मल सेविंग अकाउंट खोल लेंगे। तो गरीबों के लिए, जो ज़्यादा बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनके लिए कौन सा खाता आ गया? बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। ऐसा नहीं है कि आपको BPL का कार्ड ही दिखाना पड़ेगा तभी ये खुलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब डिपॉजिट की तो कोई लिमिट नहीं रखी, पर उन्होंने ट्रांजैक्शन की लिमिट रखी है कि कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 4 विड्रॉल कर सकते हो, इंक्लूडिंग ATM ट्रांजैक्शन इन अ मंथ। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ बैंक। उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कमर्शियल बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है। आपने ये नाम सुने होंगे पहले भी। अच्छा, कमर्शियल बैंक वो होते हैं जो RBI के सेकंड शेड्यूल में आते हैं। ठीक है, उनको लाइसेंस कौन देता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देता है। तो वो वाले बैंकों को RBI की सारी गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ती है, जैसे कि CRR और SLR मेंटेन करना। CRR की फुल फॉर्म है कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये मैं आपको मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। कोऑपरेटिव बैंक को ये चीज़ मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, PSL इन बैंक्स को मेंटेन करना होता है। PSL होता है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। इसकी डेफिनेशन से आप देख सकते हैं कि किसी एक सेक्टर को एज प्रायोरिटी रखा हुआ है लोन देने के लिए। इस पर मैं एक अलग से चैप्टर लेके आऊँगा, अभी आप बस इतना जान लो कि कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं उनको PSL मेंटेन करना पड़ता है। मोटिव होता है कमर्शियल बैंक्स का प्रॉफिट, जबकि कोऑपरेटिव बैंक का होता है नो प्रॉफिट नो लॉस। फिर इसके 4 टाइप्स आ जाती हैं। PSBs, जितने भी अभी तक हम बैंक सुनते आए हैं वो सारे कमर्शियल बैंक ही होते हैं। प्राइवेट बैंक, फॉरेन बैंक, रीजनल रूरल बैंक। और कोऑपरेटिव में आ जाते हैं अर्बन कोऑपरेटिव, स्टेट कोऑपरेटिव और पैक्स, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब
पीएसबी की बात करें, जो हमने सबसे पहली एग्जांपल पढ़ी कॉमर्शियल बैंक की, तो इनको लाइसेंस मिलता है सेक्शन 22 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। एक और एक्ट आपको देखने को मिल गया, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। लाइसेंस किस सेक्शन के अंडर मिलता है? सेक्शन 22। आरबीआई जो है उन सबको सुपरवाइज करेगा, उन पर अपनी नज़र रखेगा, उनको अपनी गाइडलाइंस बताएगा। उसके बाद जो डिपॉजिट है ये पब्लिक से लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ टाइम डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट। ये दोनों चीज़ें मैं आपको चैप्टर 1 में पढ़ा चुका हूँ। एसएलआर और सीआरआर मेंटेन करना पड़ता है, वो तो हर कमर्शियल बैंक को मेंटेन करना पड़ता है। पीएसएल मेंटेन करना पड़ता है, बता चुका हूँ। एंट्री कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है हाई है, यानी कि एक पब्लिक सेक्टर बैंक को खोलने के लिए जो कैपिटल चाहिए होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। गवर्नमेंट का कम से कम 51% का स्टेक होता है पीएसबी में। अच्छा, ये मनी दे सकते हैं पर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। ये पहले होता था, आजकल तो मैं शायद ये बैंक्स शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। कुछ अलग अलग स्कीम्स होती हैं, आजकल तो बैंकिंग सेक्टर काफ़ी वाइड हो गया हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ है कि डीआईसीजीसी इस पे एप्लीकेबल है। डीआईसीजीसी क्या है? फिलहाल के लिए फुल फॉर्म बता देता हूँ। डीआईसीजीसी डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। आप इसको देख के ही, मतलब इसकी फुल फॉर्म से ही आप एक गेस मार सकते हो कि ये इंश्योरेंस करता है किसी चीज़ की। किस चीज़ की करता है? डिपॉजिट की। किसका डिपॉजिट? जो पब्लिक हमारे बैंक्स में डिपॉजिट करती है। पर इसकी भी एक लिमिट है कि ये 5 लाख पर अकाउंट पर पर्सन, ठीक है, उसको इंश्योर करेगा। 5 लाख और द मिनिमम अमाउंट। फॉर एग्जांपल आपने बैंक में 2 लाख जमा कराए हुए हैं, तो आपके बैंक में कुछ आग लग जाती है या चोरी हो जाती है, तो आपको 5 लाख नहीं मिलेंगे, आपको 2 ही लाख मिलेंगे, विच एवर इज मिनिमम। वहीं पर आपने अगर 10 लाख जमा कराए हैं तब आपको 5 लाख मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको 10 का 10 लाख मिल जाएगा। पर अकाउंट पर पर्सन, यानी कि अगर आपने जैसे जेके बैंक की लगा लो आप, जम्मू ब्रांच में आपने 5 लाख जमा कराए हुए हैं, फिर वहीं आपने जेके बैंक की श्रीनगर ब्रांच में 5 लाख और जमा कराए हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि 5 लाख आपको यहाँ से मिल जाएंगे, 5 लाख यहाँ से मिल जाएंगे। हर बंदे की एक कस्टमर आईडी होती है, उसी के बेसिस पर अकाउंट खुलते हैं। आप जितने मर्जी अकाउंट खोल लो, आपका एक बैंक में एक ही कस्टमर आईडी होगी। तो जब आपको इंश्योरेंस का अमाउंट वापस मिलना होगा वो कस्टमर आईडी के बेस पर मिलेगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 5 लाख मिलेगा, 10 लाख नहीं मिलेगा। नेक्स्ट इज सरफेसी एक्ट। इस पे एप्लीकेबल होता है। सरफेसी एक्ट होता है रिकवरी के लिए, यानी कि बैंक ने जो लोन में पैसा दिया होता है तो पीएसबीज में सरफेसी एक्ट लगता है, यानी कि उनको रिकवरी जो करनी होती है वो सरफेसी के थ्रू कर सकते हैं। अब आ जाते हैं पेमेंट बैंक्स। ये 2013 में बने थे, नचिकेत मोर कमेटी। मैं फिर से बता रहा हूँ, कमेटी वगैरह मेंस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है पर इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। 2013 में बने थे, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब पेमेंट बैंक की क्या चीज़ होती है, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। पेमेंट बैंक लोन नहीं दे सकते। अब लोन यानी कि पेमेंट बैंक पैसा ले सकता है पर पैसा दे नहीं सकता, ठीक है। इसका क्या मतलब है? वो लोन नहीं दे सकते। लोन नहीं दे सकते यानी कि वो क्रेडिट नहीं दे सकते। अगर वो क्रेडिट नहीं दे सकते तो वो क्रेडिट कार्ड भी नहीं दे सकते। वो क्या कर सकते हैं? आपका डिपॉजिट ले सकते हैं, एफडी और आरडी, ये वो एक्सेप्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते? देखो, एफडी और आरडी जो है वो बैंक की एक टाइप की आप सिक्योरिटी मान लो। बैंक को पता है कि एक बंदा 10 साल की या 5 साल की एफडी करा के गया है, तो मेरे पास उसका ये 1 लाख रुपया फॉर एग्जांपल वो जमा करा के गया है 1 साल के लिए, तो बैंक को पता होता है कि मेरे पास एक बंदे का 1 लाख रुपया है जो मेरे पास 1 साल के लिए पड़ा है, क्योंकि उसने उसकी एफडी कराई हुई है। अब मैं ये 1 लाख रुपया क्या कर सकता हूँ? लेंड कर सकता हूँ 1 साल के लिए, क्योंकि 1 साल के बाद हो सकता है बंदा तुड़वा ले अपनी एफडी और ले जाए अपना पैसा। तो बैंक क्या करता है? इस चीज़ का श्योर होता है कि मैं इस 1 लाख को यूटिलाइज कर सकता हूँ 1 साल के लिए और इस पे इंटरेस्ट कमा सकता हूँ। तो एफडी जो है, एफडी आरडी एक टाइप की गारंटी होती है, क्योंकि उसमें अमाउंट फिक्स हो जाता है कुछ टाइम पीरियड के लिए। तो जब पेमेंट बैंक लोन ही नहीं देता
तो उनको ज़रूरत क्या है एफडी और आरडी की, इसलिए वो एफडी और आरडी एक्सेप्ट ही नहीं करते, वो नॉर्मल डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ आ गई कि इनके डिपॉजिट की अमाउंट 1 लाख पर अकाउंट, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पर आजकल थोड़ी कंपटीशन का ज़माना है, तो पेमेंट बैंक ने क्या किया, टाई अप किया है कमर्शियल बैंक्स के साथ। अगर किसी बंदे का डिपॉजिट जो है 1 लाख के ऊपर एक्सीड कर जाता है तो वो अपना डिपॉजिट उस बैंक में जमा कर देते हैं जिनके साथ उन्होंने टाई अप किया होता है। अब कस्टमर क्या है, अब कस्टमर तो उस बैंक में जाएगा नहीं, क्योंकि कस्टमर ने कहा कि मैं तो पेमेंट बैंक के थ्रू अपनी सारी ट्रांजैक्शंस वगैरह कर रहा हूँ, तो मैं क्यों जाऊँ भाई उस बैंक में जहाँ टाई अप किया है। तो क्या होता है, जैसे वो कस्टमर को अपना कुछ अमाउंट निकालना है और वो अमाउंट फॉर एग्जांपल जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक और एचडीएफसी में टाई अप हुआ है, वो अमाउंट अगर एचडीएफसी में पड़ा है तो एयरटेल पेमेंट बैंक कहता है कोई बात नहीं, आप सिर्फ हमारे पास आओ, आपका जो अमाउंट है हम जाके एचडीएफसी से निकाल लेते हैं। तो ऐसे कर करके ही आजकल मार्केट में सर्वाइवल चल रहा है, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा हो चुका है। नेक्स्ट चीज़, एटीएम दे सकते हैं, क्योंकि वो डिपॉजिट लेते हैं तो एटीएम दे सकते हैं। क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकते क्योंकि वो लोन नहीं दे रहे, लोन फैसिलिटी नहीं दे रहे, बता चुका हूं मैं। इनका सोर्स ऑफ इनकम है ट्रांजैक्शन फीस, ठीक है, क्योंकि लोन नहीं दे रहे तो इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है इनको किसी चीज़ का, तो इनका ट्रांजैक्शन फी के थ्रू ही है जो ये सारा अपना पैसा कमाते हैं। हाँ, ये कुछ और चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जैसे कि नॉन रिस्क प्रोडक्ट, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस और ऐसी चीज़ें ये दे सकते हैं। ये सिर्फ लोन नहीं देते क्योंकि लोन में काफ़ी रिस्क होता है। नेक्स्ट आगे स्मॉल फाइनेंस बैंक 2016 में बने थे, उषा थोराट कमेटी के अंडर सबसे पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक था कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो कि था पंजाब में। एक चीज़ मैं और बता दूं, ये जो हमारा एयरटेल पेमेंट बैंक है ये सबसे पहला पेमेंट बैंक था हमारा। वैसे ही कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक जो पंजाब में है वो हमारा सबसे पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक था। मिनिमम पेड अप कैपिटल चाहिए 200 करोड़। अच्छा, अब ये क्यों बने थे कि इनका मैक्सिमम अमाउंट जो ये दे सकते हैं वो है 25 लाख, यानी कि ये इसलिए बनाए गए थे कि जो छोटे छोटे वेंडर्स होते हैं, जैसे कि रेडी फड़ी वाले हो गए हमारे, ठीक है, छोटी सी कोई जिसने सब्जी की दुकान अभी लगाना शुरू की है, उनको जिनको 2-2 लाख या फिर 2-3 लाख, या फिर किसान ने फसल लेनी है, या फिर एनिमल हस्बेंड्री के जो केस होते हैं जिन्होंने अपने गाय भैंसों के लिए चारा लेना है, उनको लोन जब चाहिए होता है, उनके लोन काफ़ी छोटे होते हैं। अब वो इन लोन्स के लिए अगर पीएसबी में जाएंगे जो करोर्स में लोन देते हैं, तो वो इन सब लोन के लिए इन लोगों को काफ़ी वेट कराएंगे, क्योंकि उनका पहली प्रायोरिटी होती है कि हम बड़े बड़े लोन पहले दे दें। तो इन सब लोन्स के लिए स्मॉल फाइनेंस बैंक्स बनाए गए हैं जो ये छोटे छोटे लोन दे सकते हैं, जिसकी मैक्सिमम लिमिट ही 25 लाख है। वो बड़े ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा लोन 25 लाख का ही दे सकता है, बाकी वो छोटे छोटे लोन ही देगा, जैसे कि फार्मर्स को, स्मॉल यूनिट्स को, लेबर क्लास को। अब एक करंट अफेयर भी देख लेते हैं। शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक है जो कि कन्वर्ट हुआ स्मॉल फाइनेंस बैंक में जनवरी में ही। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि किसी भी बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट होने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ता है। अब इसमें क्या होता है कि इनको 18 महीने का वक्त दिया जाता है, ठीक है, और मिनिमम नेटवर्थ उनकी 50 करोड़ होनी चाहिए। स्मॉल फाइनेंस बैंक बनने के लिए मिनिमम नेटवर्थ 200 करोड़ होनी चाहिए। पर अगर किसी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को स्मॉल फाइनेंस में जाना है, तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जब शुरू होता है तो उसका कैपिटल 50 करोड़ होना चाहिए, और उसे 18 मंथ्स का टाइम दिया जाता है अपने बिजनेस को 200 करोड़ तक पहुंचाने के लिए, ताकि वो स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट हो सके। नेक्स्ट आगे प्राइवेट बैंक्स, ये भी कमर्शियल बैंक्स ही होते हैं। प्राइवेट बैंक्स जो है एक इंडिविजुअल को ऑन करता है या फिर पार्टनर्स जो हैं वो मिलके प्राइवेट बैंक बनाते हैं। नवंबर 2020 तक हमारे देश में 21 प्राइवेट बैंक हैं, ठीक है। सबसे पहला प्राइवेट बैंक था इंडसइंड बैंक, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। फिर आ जाते हैं फॉरेन बैंक्स। फॉरेन बैंक्स इंटरनेशनल बैंक्स होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है। इंटरनेशनल बैंक कौन से, जिनकी ब्रांचेस हमारी कंट्री में खुली हुई है, यानी कि वो पहले तो वो वाले रूल्स जो फॉरेन में चल रहे हैं उनको कंप्लाई करेंगे, उसके बाद हमारी कंट्री के जो रूल्स है बैंकिंग के लिए वो भी सब रूल्स को कंप्लाई करेंगे और जाके अपना बैंक हमारे कंट्री में खोल सकेंगे। सबसे पहला बैंक था हमारा स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, जो कि गुजरात में खुला था, जिसका असली हेडक्वार्टर है लंदन में, और अभी तक
अप्रैल 2020 की अगर हम बात करें तब तक हमारे देश में 45 फॉरेन बैंक्स हैं। अब आ जाते हैं रीजनल रूरल बैंक्स। रीजनल रूरल बैंक्स जो हैं वो भी एक कमर्शियल बैंक ही है जो कि ऑपरेट करता है रीजनल लेवल पे। अब ये क्यों बनाए गए थे? देखिए, जो पीएसबीज थे वो तो खुल गए मेन सिटीज में, बड़ी बड़ी सिटीज में, क्योंकि उनको वहां पे बड़ा बड़ा बिजनेस मिल रहा था और जहां ज्यादा बिजनेस होगा पीएसबी वहीं खुलेंगे, उनको ज्यादा प्रॉफिट चाहिए। अब क्या हुआ, हमारे जो छोटी कम्युनिटी है जैसे फार्मर्स हो गए या फिर जिन्होंने पोल्ट्री फार्म खोलना है या शटरिंग का काम खोलना है, छोटे छोटे जो काम होते हैं, ठीक है। अब जो बड़े ही ज़्यादा छोटे हो गए उसके लिए तो स्मॉल फाइनेंस बैंक था, पर कुछ काम ऐसे भी होते हैं जिसके लिए 30 लाख का लोन या फिर 40 लाख का लोन मिल जाए। तो ऐसे लोन्स के लिए क्या हुआ, इन्होंने एक और नए टाइप के बैंक बनाए जो कि फार एंड तक पहुंचे। अब जो पीएसबी हैं वो तो अर्बन में ही खुलेंगे, वो तो शहर में खुलेंगे क्योंकि शहर में ज़्यादा बिजनेस मिलेगा। तो गाँव में कौन से खुलेंगे, ये बात आ गई। अगर पीएसबी को भी वो गांव में खोल देते तो एक ब्रांच जो शहर में है वो ज़्यादा प्रॉफिट कमाती दूसरी ब्रांच से जो गांव में है, तो थोड़ा सा अनफेयर हो जाता स्टाफ के लिए भी, क्योंकि ये सब सारी चीज़ें रिकॉर्ड पे चढ़ती हैं कि एक स्टाफ के अंडर कितना प्रॉफिट हुआ है, क्या सब चल रहा है। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, हम एक नए टाइप के बैंक ले आते हैं जो कि रूरल में फार एंड एरियाज में जाके फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोवाइड करेंगे। तो वो खोले गए रीजनल रूरल बैंक, जिनके नाम में ही रूरल वर्ड आ रहा है। अब ये खोले गए सेटअप बाय ऑर्डिनेंस इन 1975, लेटर रिप्लेस्ड बाय आरआरबी एक्ट 1976। देखिए, इस चीज़ को ध्यान से सुनिए, ये बहुत क्वेश्चन बन सकता है, खासकर उनका जिनका आरआरबी का अभी एग्जाम है, इंटरव्यू है। आरआरबी 1975 में बने, पर आरआरबी एक्ट जो है वो 1976 का है। ये कैसे हो गया? पहले एक्ट आता है, फिर उस एक्ट को इम्प्लीमेंट करके हम कोई चीज जैसे कोई बैंक इस्टेब्लिश करते हैं, पर यहां पर पहले बैंक आ गया और एक्ट तो अगले साल आया। तो ये कैसे हो गया? यहां पर लिखा हुआ है आरआरबीज आर सेटअप बाय ऑर्डिनेंस। तो पहले हम देख लेते हैं ऑर्डिनेंस का मतलब क्या है। ऑर्डिनेंस का मतलब है वो चीज जिसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पास करता है यूनियन अंडर द रिकमेंडेशन ऑफ यूनियन बैंक, जिसका सेम महत्व होता है जैसे कि एक एक्ट का जो कि पार्लियामेंट में पास होता है। ये कब होता है? जब पार्लियामेंट के सेशन नहीं लगते हैं, ठीक है, तब हमें कोई इंपॉर्टेंट चीज की इंप्लीमेंटेशन करनी होती है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो उस चीज को पास कर देता है एज एन ऑर्डिनेंस। अब ये ऑर्डिनेंस ज़्यादा टाइम तक चलती नहीं है, उसको लेटर ऑन एक्ट में कन्वर्ट करना ही करना पड़ता है जब भी पार्लियामेंट का सेशन दोबारा लग जाए। तो 1975 में ऐसा क्या हुआ कि पार्लियामेंट का सेशन नहीं लगा? इस चीज़ से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें बस ये याद रखना है कि ऑर्डिनेंस से पास हुआ। 1975 में पार्लियामेंट का सेशन नहीं लगा तो हमारे प्रेसिडेंट ने इसको एज एन ऑर्डिनेंस पास कर दिया, और 1976 में जाके जब सेशन लगा तो वो एक्ट बन गया। 1975 में हमारे आरआरबी बन गए और 1976 है उसका एक्ट। अब वही मैंने चीज लिखी हुई है, 1975 में बने अंडर रिकमेंडेशन ऑफ नरसिम्हन कमेटी बाय ऑर्डिनेंस। आरआरबी एक्ट 1976 का है, तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया 1976। अब इसमें क्या होता है, परसेंटेज होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है 50%, स्पॉन्सर बैंक, आरआरबी का हमेशा एक स्पॉन्सर बैंक होता ही होता है, तो स्पॉन्सर बैंक की होती है परसेंटेज 35% और स्टेट गवर्नमेंट की होती है 15%। एज ऑफ 2020 देयर आर 43 रीजनल रूरल बैंक्स इन इंडिया। सबसे पहला था प्रथम बैंक, ये तो बहुत आसान है याद करना, फर्स्ट यानी प्रथम, तो पहला आरआरबी था प्रथम बैंक जो कि यूपी में था, और इसका स्पॉन्सर बैंक जो कि मैंने बताया जिसकी 35% की शेयर होती है हर रीजनल रूरल बैंक में, प्रथम बैंक का स्पॉन्सर बैंक था सिंडिकेट बैंक। अब बात करते हैं जेएंडके की, क्योंकि अभी जेके बैंक और ग्रामीण बैंक दोनों का इंटरव्यू है। तो जेके में दो टाइप्स के आरआरबी हैं जम्मू एंड कश्मीर में, एक है जेएंडके ग्रामीण बैंक, एक है इलाका देहाती बैंक, ठीक है। फिर बात करते हैं जेएंडके बैंक की। जेएंडके बैंक, अब मैंने आपको बताया जेएंडके ग्रामीण बैंक में जो 35% का शेयर होता है वो होता है स्पॉन्सर बैंक का। तो जेएंडके ग्रामीण बैंक का स्पॉन्सर बैंक कौन हुआ? जेके बैंक, यानी कि 35% का शेयर किसका है? जेके बैंक का।
अब J&K ग्रामीण बैंक बना कब था? 2009 में बना था अंडर सेक्शन 23A ऑफ RRB एक्ट 1976। हमारे चेयरमैन कौन है? सुधीर गुप्ता सर, एज ऑन जनवरी 2021। बाद में चेंज हो जाए तो मुझे पता नहीं, ठीक है। वहीं एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि J&K बैंक कब बना था? तो J&K बैंक 1938 में बना था। सोचिए कितना पुराना बैंक है। ग्रामीण बैंक 2009, JK बैंक 1938। अब इलाका देहाती बैंक की बात करते हैं। ये इलावा नहीं है, ये इलाका है, इलाका देहाती बैंक, ठीक है। तो इसकी बात करते हैं। ये भी 23A ऑफ RRB एक्ट 1976 के अंडर बना था, पर कब? इलाका देहाती बैंक बना था 1979 में। तो एक बार मैं आपको बता दूं, ग्रामीण बैंक बना 2009 में, इलाका देहाती बना 1979 में, J&K बैंक बना 1938 में। और इलाका देहाती बैंक का स्पॉन्सर बैंक कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो SBI का मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। 1955 में SBI आया था, जब इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज किया गया था। इसी के साथ हमारा पार्ट 4 भी होता है खत्म। आई होप आपको सब समझ आ गया हो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।